साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब का एक और भाषण देखते हैं। मैं नदी के प्रवाह को बदलने वाला पत्थर की तरह हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिनांक 27 अक्टूबर 1951 को मोहल्ला रामदासपुर, जालंधर, पंजाब में पहले स्वाधीन भारत के चुनाव के वक्त भाषण किया था। उस समय जनता को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, इससे पहले भी इसी तरह की सभा रखी गई थी। उस समय मुझे सभा में आना चाहिए, ऐसी आशा अनेक बार की गई थी, लेकिन मुझ पर केंद्रीय सरकार के मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी अधिक थी। साथ ही अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण आपके सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सका था, अतः मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे ऐसा बताया गया है कि मेरा भाषण सुनने के लिए इसके पूर्व आप लोग यहाँ अनेक बार एकत्रित हुए हैं, लेकिन आपको निराश होकर वापस लौट जाना पड़ा था। इस तरह आपको उस वक्त जो तकलीफ और निराशा हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आप लोगों को मालूम है कि मैं पिछले 4 सालों से केंद्रीय सरकार में मंत्री पद पर कार्यरत हूँ। भविष्य काल के किसी भी विधि मंत्री को वहन नहीं करनी होगी, इतने काम की जिम्मेदारी मुझे वहन करनी पड़ी है। मैं कहीं नहीं जा सका, उसका यह भी एक कारण है। दूसरी बात यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी तबीयत के कारण भी रुकावट उत्पन्न हुई है। तीसरी बात यह कि देश में सभी जगह अछूत रहते हैं। प्रत्येक तहसील, जिला और प्रांत में यदि घूमने का विचार करूं तो यह कार्य 4-5 साल में कर पाना भी संभव नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे गांव में आकर तुम लोगों से संवाद करना चाहिए, यह तुम्हारा मेरे प्रति निस्सीम प्रेम है, ऐसा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए सभी जगह जाना असंभव है। तुम में से हर एक को स्वयं निश्चय करके अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए तथा इसी तरह स्वतंत्र सामाजिक जीवन जीना चाहिए। यही मेरी आशा है। मेरी उम्र के 60 साल पूरे हो गए हैं। यदि सरकारी नौकरी में होता तो जरूरी तौर पर रिटायर कर दिया जाता, लेकिन यह नियम राजनीतिक लोगों पर लागू नहीं होता। यदि ऐसा कोई नियम होता तो अच्छा ही होता। आजकल दिखाई देता है कि जिन लोगों के पास पेट भरने का कोई साधन नहीं है और वे बुद्धिमान भी नहीं है, ऐसे 55 साल से अधिक आयु वाले लोग राजनीति करके अपना पेट भर रहे हैं। अमूमन आज भी यही स्थिति है। मेरे राजनीति में रहने का कारण यही है कि इस अखाड़े में उतरे मुझे 30 साल हो गए हैं। इतने लंबे समय तक राजनीति में शामिल एक भी व्यक्ति आज भारत में नहीं है। खाली समय में राजनीति करना यह सामान्य नियम है। मैं इन 30 सालों में 8 साल केंद्रीय सरकार में मंत्री रहा हूँ। इस क्षेत्र में भी मुझसे आगे कोई नहीं पहुँच पाया है। मेरी इच्छा होती तो कुछ और समय में सरकारी सदस्य मंत्री के रूप में गुजार सकता था, लेकिन जब से जीवन का अर्थ मेरी समझ में आने लगा है, तब से यानी बचपन से मैंने हरदम एक ही सिद्धांत का पालन किया है। वह सिद्धांत है कि मुझे अपने अछूत भाइयों की सेवा करनी है। मैं कहीं भी रहूं अथवा किसी भी पद पर कार्यरत रहूं, लेकिन मैं हरदम अपने अछूत भाइयों के हित साधने के लिए ही चिंतन करता हूं और उसी तरह कार्य करता हूं। दूसरे किसी भी प्रश्न को मैंने इतना अधिक महत्व नहीं दिया है। अछूतों के हितों की रक्षा मुझे करनी है। यही मेरे भूतकाल के जीवन का उद्देश्य था और भविष्य में भी यही उद्देश्य रहेगा। मुझे लाभदायक बड़े वेतन की
अनेक नौकरियां देने की पेशकश की गई थी, परंतु अपने लोगों की सेवा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसी कारण से मैंने उन नौकरियों को ठुकरा दिया था। विदेश से अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला अनेक अछूतों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में प्रथम व्यक्ति में ही था। यानी भारत देश का प्रथम व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम विदेशों से अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मेरे मुंबई में उतरने के साथ ही मुंबई की सरकार ने मुझे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की जगह देने का प्रस्ताव दिया था। यदि मैंने वह नौकरी स्वीकार कर ली होती तो आज मुझे अच्छा वेतन मिल रहा होता, लेकिन वह नौकरी मैंने ठुकरा दी क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि सरकारी नौकरी करने पर स्वाभाविक रूप से मेरे अछूत भाइयों की सेवा करने की मेरी इच्छा पर बंधन लग जाता था। अपना भरण पोषण करके मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए, इसलिए कानून की शिक्षा के लिए 1-2 साल के बाद फिर इंग्लैंड गया था। जो इंसान अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता वही मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बार एट लॉ की शिक्षा प्राप्त करके इंग्लैंड से वापस आने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज और 3 साल के भीतर हाईकोर्ट जज की पदोन्नति देने का आश्वासन देकर मुझे नौकरी देने का लालच दिखाया गया था। उस समय मेरी कुल मासिक आय 100 रुपये भी नहीं थी। मैं उस समय अत्यंत गरीब लोगों के लिए बनाई गई मुंबई की एक चाल के एक छोटी सी कोठरी में रहता था, परंतु वह जज की जगह अच्छे वेतन की थी तथा उससे जीवन भर मुझे पैसे की कमी नहीं रहती। फिर भी मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि यदि मैंने उस जगह को स्वीकार कर लिया होता तो स्वभावतः मेरे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में अर्थात अपने लोगों की उन्नति करके उनकी स्थिति सुधारने के कार्य में बाधा पैदा हो गई होती। सन 1942 में फिर से मुझे एक अवसर का सामना करना पड़ा था। आर्थिक दृष्टि से जीवन संपन्न कर नौकरी के 10 साल पूरे करने पर मैं अपना जीवन सुखमय बिता सकता था। ऐसी हाईकोर्ट जज की नौकरी देने का वादा किया गया था। वायसराय की काउंसिल में जगह देने का आश्वासन दिया गया था। अपने जीवन का उद्देश्य आंखों के सामने रखकर मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लोगों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और सेवा करते हुए ही मृत्यु को गले लगाना चाहिए। मैं केंद्रीय सरकार में 1947 में शामिल हुआ था। मैं कांग्रेस से मिल गया हूँ। इस तरह मुझ पर टीकाकारों ने टीका की थी। मैंने अपने टीकाकारों को लखनऊ के भाषण में जवाब दिया है। मैंने उस भाषण में देश बंधुओं से कहा है कि मैं पानी के प्रवाह के साथ बहने वाले मिट्टी के ढेले के जैसा नहीं हूँ। मैं तो पानी में ना घुलकर नदी के प्रवाह को ही बदल देने वाले पत्थर की तरह हूँ। मैं कहीं पर भी रहूं या किसी के साथ भी रहूं, फिर भी अपने विशेष उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी भी अच्छे काम के लिए यदि किसी ने मुझे सहयोग करने को कहा तब मैं उन्हें सहयोग अवश्य करूंगा। पिछले 4 सालों में कांग्रेस सरकार में रहकर पूरी शक्ति से ईमानदारी से मैंने अपनी मातृभूमि की सेवा करने में सहयोग किया है, परंतु इन 4 सालों में कांग्रेस संगठन में घुल मिल जाने से मैंने खुद को बचाए रखा है। जो लोग अपने शब्द और कर्तव्य से ईमानदार रहकर अछूतों के काम में मदद करना चाहते हैं, उन लोगों से सहर्ष सहयोग करने को तैयार हूं और उन्हें मदद करूंगा। जो लोग मीठी बातें और मीठा झूठ बोलते हैं लेकिन उनके
अंतःस्थल में उनका हेतु और व्यवहार हमारे लोगों के विरोध में है, उनकी मैं कभी मदद नहीं करूंगा। अब आगामी सार्वजनिक चुनाव के संबंध में कह रहा हूं। यह चुनाव शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए जीने मरने की लड़ाई है। ऐसा समझकर आने वाले दिनों में जोरों से काम करना है। अपने उम्मीदवार चुनने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। दुनिया में आदमी की शक्ति की आपूर्ति धन संपत्ति और जनसंख्या के बल से होती है। हम लोग अल्पसंख्यक है और धनवान भी नहीं है। हर एक गांव में हमारी संख्या पूरे गांव की जनसंख्या के करीब 5% से अधिक नहीं है। 95% जनशक्ति और उनकी धन संपत्ति की तुलना में होते हैं, जिससे वे हताश हैं। पुलिस वाले अधिकांश उच्च वर्णीय होते हैं, जिससे वे हमारी सच्ची तकरार को भी नहीं सुनते हैं। उल्टे तकरार करने पर हमें ही धमकाते हैं। दरिद्रता के कारण अधिकारी वर्ग को अपने पक्ष में करने में भी हम शक्तिहीन हैं। लेकिन हमें एक शक्ति प्राप्त हो सकती है, वह है राजनीतिक शक्ति। यह हम लोगों को हासिल करनी चाहिए। इस प्राप्त शक्ति से सज्जित होकर हम अपने लोगों का हित साध सकते हैं। इस देश ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, क्या उस स्वतंत्रता ने तुम्हें राजशक्ति की जिम्मेदारी दी है? हम लोग स्वतंत्रता के कभी विरोधी नहीं थे, लेकिन हमें एक सवाल का सीधा जवाब चाहिए था। स्वतंत्र भारत में हमारी स्थिति कैसी होगी? यह सवाल मैंने गांधी जी तथा अन्य नेताओं के सामने भी रखा था। उनके स्वराज में हमारी स्थिति कैसी और किस तरह की रहेगी, यही जानना था। क्या हमारे उत्पीड़न का अंत होगा? हमारे लड़कों को शिक्षा मिलेगी? क्या हमारे लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक बनकर जीवन यापन करने में समर्थ होंगे? क्या अत्याचार, शोषण और कष्टों से हम मुक्त हो जाएंगे? क्या हमारी स्त्रियों की आबरू सुरक्षित रहेगी? गांधी जी तथा दूसरे अन्य नेताओं ने इन प्रश्नों के जवाब हमारा समाधान कर सके ऐसा नहीं दिए। किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने इसे गोलमेज सम्मेलन में सबसे पहले उठाया था और मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख और दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह अछूतों के लिए भी स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। अछूतों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, यह हमारी न्यायिक मांग थी। हमारी मांग न्यायपूर्ण होने के बावजूद भी गोलमेज परिषद में हमारे देशवासियों ने मुझे समर्थन नहीं दिया था। फिर भी मैंने अपने लोगों के लिए यह अधिकार प्राप्त किया था। उसके बाद क्या हुआ, यह पूरे देश को मालूम है। इतना बता देना बाकी है कि आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार हमें अधिकार प्राप्त हुए थे। उन राजनीतिक अधिकारों को लूटने के लिए गांधी जी ने आमरण सत्याग्रह किया। अछूतों के मन में राजनीतिक चाह पैदा हो रही थी। उससे घबराकर गांधी जी अछूतों के हितों के विरोध में खड़े हो गए थे। उनके परोपकारी मालिक यानी सवर्ण हिंदुओं की दया पर अछूतों को रहना चाहिए, यही उन्हें चाहिए था। गांधी जी के शब्दों पर विश्वास करके और हिंदू नेताओं के आश्वासन पर भरोसा करके गांधी जी की जान बचाने की खातिर हमें मिले स्वतंत्र मताधिकार का अधिकार हमें छोड़ना पड़ा। उसका परिणाम आज आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और उनके नेताओं ने हमारे साथ विश्वासघात और धोखेबाजी की। उसकी यह दुखद कहानी है। सभी तरह से उचित अनुचित रास्ते अपनाकर कांग्रेस ने अछूतों के न्यायिक अधिकार छीन लिए हैं। जिस समाज में अछूतों का मान सम्मान नहीं है, ऐसे सवर्ण लोगों के भरोसे
ये लोग विधानसभा के लिए चुने जा रहे हैं। तथा कथित हरिजन कांग्रेस के दलाल हैं। इन हरिजन लोगों को टिकट देते वक्त कांग्रेस कौन सा मापदंड अपनाती, यह मेरी समझ में नहीं आता। सामान्य तौर पर किसी भी उम्मीदवार को टिकट देते वक्त क्या उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल की सजा काटी है, ऐसा पूछा जाता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि हरिजनों को टिकट देते वक्त यह मानदंड नहीं अपनाया जाता। आरक्षित सीट पर हरिजनों के साथ मिलकर अछूतों को मिले अधिकार कांग्रेस सहजता से धूल में मिला रही है। कांग्रेस की टिकट पर बहुत से लोग विधानमंडल में गए हैं। मैं उन हरिजन विधायकों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। पार्लियामेंट और संविधान सभा में 30,003 हरिजन सांसद थे। पार्लियामेंट और संविधान सभा में 30 हरिजन सांसद थे। 30 अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त इन 30 सदस्यों में से किसी एक ने भी भारत के संविधान की चर्चा में कभी भी हिस्सा लिया है? क्या किसी सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा है? क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा है अथवा कोई बिल पेश किया है? इन हरिजन सांसदों के चुपचाप बैठे रहने से पार्लियामेंट के कामकाज पर विदेशी समालोचक यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में अछूतों का किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं होता। उनकी इस संदर्भ में कोई तकरार नहीं है। ईमानदारी से कहा जाए तो सत्य इसके विपरीत है। हमारे दुख दर्द के प्रति निर्भयता से आवाज उठा सके ऐसे प्रतिनिधियों की हमें आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा भेजे गए अछूतों के प्रतिनिधि अपने मालिक की आज्ञा पालन करते हुए उनका गुणगान ही करते रहते हैं। अमूमन आज भी यही स्थिति बनी हुई है। अछूतों के अधिकारों को और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को नकारना, अछूतों का अपमान करना, अछूतों का शोषण करना, अत्याचार की घटनाएं पूरे भारत में होने के बावजूद भी ये हरिजन प्रतिनिधि अपना मुंह बंद किए बैठे रहते हैं। अछूतों के इन प्रश्नों के प्रति पंडित नेहरू थोड़ी सी भी रुचि नहीं दिखाते हैं। पिछले 20 साल से वे राजनीति में आ गए हैं। उन्होंने 2000 से भी अधिक सभाओं में भाषण दिए हैं। जो अत्याचार अछूत लोगों पर होता है, क्या वे उस पर कभी बोले हैं? मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्हें मुस्लिम लोगों की अधिक चिंता है, वे उससे दुखी हैं। मुस्लिम लोगों पर अन्याय हुआ या होने की आशंका भी होने पर वे विचलित हो जाते हैं। भारतीय मुस्लिमों को संरक्षण देने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं मुस्लिम लोगों का संरक्षण देने का विरोधी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान में जाना चाहिए। यदि जनसंख्या की अदल बदल का कोई उचित मार्ग नहीं निकलता तो भारत के मुस्लिमों का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक है, फिर भी अछूतों की तुलना में उनका संरक्षण उत्तम स्थिति में है। अछूत, आदिवासी, घुमक्कड़ जातियां तथा अन्य अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देना और उनकी उन्नति के लिए आशातीत विचार नेहरू ने कभी किया है क्या? यदि कांग्रेसियों को अछूतों के प्रति प्रेम या सहानुभूति नहीं है तो फिर कांग्रेसियों पर अछूतों का विश्वास कैसे बैठ सकता है? कांग्रेस ने अछूतों की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नेहरू कहते नहीं अघाते हैं। जो कुछ नेहरू कह रहे हैं वह सब झूठ है। यह दिखाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार ने अछूतों के भारत जाने पर पाबंदी का फरमान जारी किया, मगर हिंदुओं के द्वारा पाकिस्तान छोड़ने पर पाक सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन अछूतों ने
पाकिस्तान छोड़ दिया तो मेला ढोने, सड़कें साफ करने, मरे जानवर उठाने का निम्नतर काम कौन करेगा, यह चिंता अवश्य की। मैंने पंडित नेहरू से प्रार्थना की कि इन अछूत लोगों के आने पर जो रोक पाक सरकार ने लगा रखी है उस बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे इस समस्या के बारे में लगता है जैसे कि वे सो गए थे और पाकिस्तान से समय समय पर जो कुछ चर्चा हुई थी उस वक्त इस समस्या का प्रासंगिक उल्लेख भी नहीं किया जाता था। सरकार में अकेले रहते मेरे लिए जो कुछ करना संभव हुआ वह मैंने किया था। महार बटालियन के शूरवीर सैनिकों ने गंभीर खतरा उठाकर मेरी मदद की और पाकिस्तान से अनेक अछूत लोगों को यहाँ ला पाना संभव हो पाया था। ऐसी स्थिति में हम लोग कांग्रेसी नेताओं के आश्वासन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? अछूत लोगों के संबंध में यदि कांग्रेस का उद्देश्य प्रामाणिक है तब सामान्य सीट पर अछूत उम्मीदवार खड़ा करके अपनी प्रामाणिकता सिद्ध क्यों नहीं कर सकते हैं? कांग्रेस से लड़ना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए कठिन रहेगा, हमसे ऐसा कहा जाता है। यह शुद्ध बेवकूफ़ बनाने की बात है। इस चुनाव में हम जीत जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। इस चुनाव में हमारी ही जीत होगी, इस बात पर कोई शक नहीं है। जमाना बदल गया है। पिछले चुनाव में सभी लोग हमारे विरोध में खड़े थे और कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाकर देश को स्वतंत्र किया। इस प्रकार की बात का कांग्रेस ने प्रचार किया था और उसी पर विश्वास करके सभी लोग कांग्रेस के साथ थे। पर आज क्या स्थिति है? पंजाब में सिर्फ कांग्रेस पर नज़र डालो तो क्या पंजाब में कांग्रेस है? पंजाब में कांग्रेस पहले ही मर चुकी है और उसके दो आधार स्तंभ डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और माननीय भीमसेन सच्चर अपने अपने वर्चस्व के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उम्मीदवार निश्चित करने की तारीख करीब आने पर भी चुनाव के लिए उम्मीदवार की लिस्ट आज तक कांग्रेस ने मंजूर नहीं की। जो लोग हम एक मां के पुत्र हैं ऐसा घर के ऊपर चढ़कर घोषित करते थे, वे ही लोग अब एक दूसरे के दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। भार्गव गुट और सच्चर गुट में मनोमिलन होना अब संभव नहीं है। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा? केवल यही एक प्रश्न इन नेताओं के सामने है। इन सभ्य गृहस्थों को लोगों की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। पंजाब की लड़ाई किन्हीं मूल्यों के लिए ना होकर केवल सत्ता के लिए है। यही स्थिति बिहार और अन्य अनेक राज्यों की है। कुमार्ग से कमाई दौलत, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार के विरोध में अनेक झगड़े कांग्रेस ऑफिस में प्राप्त हो रहे हैं। सन 1947 में कांग्रेस प्रसिद्धि के चरम बिंदु पर थी। अब सिर्फ 4 सालों में वह नीचे के पायदान पर सरक आई है। दुनिया के राजनीतिक दल के इतिहास का यह अद्वितीय उदाहरण है। कांग्रेसी और सज्जन यह दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग यह लड़ाई हार जाएंगे, इस बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस हमारा पुराना दुश्मन है, उसने आज अपनी शक्ति खो दी है। स्वाभिमान और एकता के बल पर फेडरेशन की जीत होगी, यह निश्चित है। केवल आप सभी को दृढ़ संकल्प और सावधानी पूर्वक कोशिश करनी चाहिए। मैं सभी भाइयों बहनों को जोर देकर बता रहा हूं कि चुनाव के दिन सभी को अपने काम छोड़कर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। कांग्रेस कहीं हम लोगों में फूट नहीं डाले, इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को पहरेदारी करनी चाहिए। कांग्रेस के बातूनी प्रचार और वाचाल बातों से भटक नहीं जाना है। हमें अब सब्र संतोषी स्वभाव को छोड़ देना चाहिए। आप सभी को सतर्क रहना चाहिए।
हमें आरक्षित सीटें केवल 10 साल के लिए मिली है। इसे हरदम याद रखना चाहिए। अछूतपन के पूर्णतः समाप्त होने तक आरक्षित सीटें रहनी चाहिए, यह मेरी इच्छा थी। सरदार पटेल ने मेरे प्रस्ताव का संसद में और संसद के बाहर भी बड़े आवेश के साथ विरोध किया था। सरदार पटेल ही नहीं, अछूतों के प्रतिनिधि बनाकर कांग्रेस ने संविधान सभा में जिन 30 हरिजनों को भेजा था, उनमें भी मेरे प्रस्ताव का समर्थन करने की हिम्मत नहीं हुई थी। सरदार पटेल के पदचिन्हों पर चलने के अलावा ये कांग्रेसी दलाल और क्या कर सकते हैं। चुनाव के टिकट खूंटे से बंधे होने के पर समझौतेवादी तथा सत्ता लोलुप लोगों से कोई क्या अपेक्षा कर सकता है। आरक्षित सीट केवल 10 साल तक रहेगी। 10 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास मजबूत संगठन नहीं होगा। तब देश की राजनीति में हमारा कोई स्थान नहीं रहेगा। यदि अछूत लोग एकजुट होकर एक जाति के रूप में संगठित होंगे, तभी हम राजनीति में स्थान बना सकते हैं। अपना मजबूत और एकजुट संगठन बनाने के लिए हमें 10 साल तक रुकना नहीं है। इस तरह का संगठन आज से ही बनाना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह के संगठन को आज से ही बनाना है। यह कल नहीं, उसके बाद नहीं, सिर्फ आज ही। यदि 10 साल में हमारा संगठन मजबूत और दृढ़ नींव पर खड़ा नहीं किया गया, तो इन 10 वर्षों के बाद मनुस्मृति राज स्वीकार करने का दुर्भाग्य हमारे नसीब में आएगा। सच यह है कि इस तरह का संगठन हम लोगों के पास पहले से है। हमारी फेडरेशन ही हमारा संगठन है। हमें केवल उसे मजबूत करना है। वृक्ष पहले ही लगाया जा चुका है, हमें केवल उसे पानी देकर उसका पोषण करना है। चुनाव आयुक्त की ओर से हमारे फेडरेशन को राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में मान्यता मिल गई है। हमें नया मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास घर पहले से ही है। हमें जो कुछ करना है वह यह है कि सुव्यवस्थित स्थिति में उसे संभाल कर रखना है। यदि इसी वक्त से उस संगठन के लिए जोरदार कोशिश नहीं की गई और संतोष से बैठे रहे, तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें बेघर होकर इधर उधर भटकना पड़ेगा। उस वक्त सभी तरह का अपमान, अन्याय, अत्याचार सहन करना पड़ेगा तथा हम वेद काल से जिन बातों के शिकार हुए थे, उसी तरह हम फिर से अपंग हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का आने वाले चुनाव में चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी चुनाव चिन्ह चुनने का कारण यह है कि भारत में सभी लोग इसे पहचानते हैं। अशिक्षित लोग भी उसे सहजता से पहचान सकते हैं। इसके साथ ही हाथी बुद्धिमान, समझदार, शक्ति और धैर्य के लिए प्रसिद्ध है। हमारे लोग हाथी की तरह ही है। हाथी को पैर पर खड़े होने में देर लगती है, लेकिन एक बार वह अपने पैरों में खड़ा हो जाए तो उसे सहजता से घुटने टेकने को मजबूर नहीं किया जा सकता। अब चुनाव समझौते के संदर्भ में शेड्यूल कास्ट के लोग अल्पसंख्यक हैं। हमें स्वतंत्र मतदान क्षेत्र मिला नहीं है, इसलिए चुनाव तक ही सही दूसरे दलों से मैत्रीपूर्ण समझौता करना आवश्यक है। शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से 2 वोट सभी को देने हैं। जिस दल से हम समझौता करते हैं उसे 1 वोट दे सकते हैं। 1 वोट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को जाएगा। चुनाव के लिए किस दल से समझौता करना है वह अभी निश्चित नहीं हुआ है। जल्द ही तय कर लिया जाएगा। एक बार तय किए जाने पर तथा उस दल